सबसे पहले भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से शुरू होता है भोजन का पाचन। मुख में जो पाचन होता है वो स्टार्च का पाचन होता है। और मुख में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है जिससे ये पाचन शुरुआत होती है, ये टाइलिन एंजाइम होता है जो मुख में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, स्टाइलिन का काम होता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब जीभ में पूछा जाता है कि जीभ में कौन से पार्ट से क्या चीज़ हमें फील होता है खाने के बाद, तो जीभ ये है हमारा, ये जो पिछला भाग है पश्च भाग, ये कड़वापन महसूस करता है। इसके अलावा ये जो आगे वाला भाग है जिसे अग्र भाग कहते हैं, ये मीठेपन का एहसास कराता है। इसके अलावा ये साइड वाला पार्ट जो होता है ये नमकीन स्वाद के लिए होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है पश्च, इसे पश्च पार्श्व कहा जाता है, ये खट्टे स्वाद का एहसास कराता है। तो जीभ में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा भाग से कौन सा चीज़ हम फील करते हैं। आगे बात करेंगे, मुख के बाद जो भोजन जाता है वो ग्रसनी में जाता है। और ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा। ग्रसनी जो है मुख से खाने को आमाशय तक लेके जाती है और बस इसमें कुछ श्लेष्म वगैरह होता है, जो म्यूकस होता है बस वही लगा रहता है, यहाँ पे खाने का पाचन नहीं होता है। उसके बाद खाना आमाशय में जाता है, यहाँ पर जठर रस होता है। जठर रस में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, म्यूकस होता है जिसे श्लेष्म कहा जाता है। इसके अलावा HCl पाया जाता है, तो इसीलिए भोजन यहाँ पर अम्लीय हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी देर तक भोजन रहता है, 3-4 घंटे। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना और रेनिन का काम होता है दूध का पाचन करना। रेनिन जो है बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है, बड़े होने तक ये धीरे धीरे कम होने लगता है। और यहाँ पे आमाशय में भोजन जो है लुगदी नुमा कन्वर्ट हो जाता है। और जब यहाँ पे आमाशय में जो भोजन लुगदी नुमा रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे काइम कहा जाता है। आगे बात करेंगे, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ज़्यादातर जो है प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है आमाशय में। अब अग्नाशय में जाता है भोजन, तो अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम इससे मिलते हैं, ट्रिप्सिन मिलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज मिलता है जो कि वसा का पाचन करता है। और अग्नाशय में ही यकृत रस से, यकृत से जो निकलने वाला पित्त रस होता है जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है, वो अग्नाशय में आकर भोजन से मिल जाता है और अभी तक जो भोजन अम्लीय था उसको क्षारीय बना देता है। जब भोजन क्षारीय हो जाता है तभी ये सभी एंजाइम जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। आगे बात करेंगे, जब अग्नाशय के बाद भोजन जाता है तो छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक अगर पाचन की बात करें कौन से अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम होता है, लेकिन लंबाई इसकी 6.9 मीटर से 7.1 मीटर तक होती है। पुरुषों में ये 6.9 मीटर अक्सर रहती है, महिलाओं में 7.1 मीटर रहती है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी होता है, एक मध्यांत्र, एक शेषांत्र होता है। शेषांत्र वही है जो अपेंडिक्स हो जाता है, जिसे काट के निकाल भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जंतुओं में ज़्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि सेलुलोज का पाचन करता है। आगे बात करेंगे, इसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है और इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा आंशिक रूप से इसमें गंधक भी पाया जाता है जिसे सल्फर कहते हैं, जस्ता पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन में अगर पूछा जाए कितने कैलोरी हमें मिलेगा, तो 4 कैलोरीज हमें ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। इसके अलावा प्रतिदिन हमें कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो 50 ग्राम प्रोटीन जो है औसतन ज़रूरत होती है एक नॉर्मल पुरुष को। महिलाओं के लिए 46 से 55 ग्राम की आवश्यकता होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अभी हमने देखा था प्रोटीन, उसमें एक तत्व और आ जाता है बस, नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 4 कैलोरी ही ऊर्जा होती है। जितनी कि प्रोटीन में हमें ऊर्जा मिलती है लगभग उतनी ही हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, 1 ग्राम अगर वसा का सेवन कर लिया जाए तो ज़्यादा उससे ऊर्जा मिलेगी, 9 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हमें कोई ऑयली चीज़ खा लेते हैं जैसे समोसा वगैरह खा लिए तो जल्दी हमारा पेट भर जाता है। आगे बात करते हैं मूत्र में क्या क्या मात्रा पाई जाती है, तो 95% इसमें जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% इसमें यूरिया और यूरिक एसिड होता है। अगर प्रतिदिन की बात करें तो मूत्र त्याग जो है औसतन अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो 1.5 लीटर पर डे का मूत्र त्याग होता है। और जो इसका पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के अलावा पीला रंग एल्ब्यूमिन के कारण भी होता है, लेकिन अगर मूत्र की बात करें तो ये पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होगा। आगे बात करते हैं आनुवंशिक रोग और उससे प्रभावित जो अंग हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं।
तो सबसे पहला रोग है जो आनुवांशिक रोग है, पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो इन्हीं में से मिल जाता है ऑप्शन। वर्णांतता जो है आनुवांशिक रोग है जिसमें लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है। इसके अलावा हीमोफीलिया जो है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये भी आनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें बांझपन होता है, ये भी आनुवांशिक है। इसके अलावा क्लास्टिन फेल्टर सिंड्रोम, इससे नपुंसकता आती है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें मंद बुद्धि या फिर आंख टेढ़ी हो जाती है या फिर शरीर जो है सुडौल नहीं रह जाता है, उसका सही आकार नहीं बन पाता, ये डाउन सिंड्रोम की वजह से होता है जो कि आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिकता की खोज किसने की थी, तो जॉन मेंडल ने की थी। अब गुणसूत्रों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 46। अगर जोड़ों की बात करें कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े, एक नॉर्मल व्यक्ति में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, और वैसे टोटल बात की जाए तो 46 गुणसूत्र। आगे है यहाँ पर कुछ रोग हैं और उसमें टीका जो पूछ लिया जाता है, यही कॉमन वाले हैं जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगता है, कुत्ता काटने पर रेबीज और टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। खोज की बात करें तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। कालरा और टीबी दोनों के जो जीवाणु होते हैं उनकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रेबीज का टीका और दूध का जो पॉस्चराइजेशन होता है जिससे दूध जो है शुद्ध किया जाता है, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की परजीवी की खोज की थी लेब्रान ने। पोलियो की खोज की थी जोनास साल्क ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो याद अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, याद रहनी चाहिए। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। अब विटामिन और उनसे होने वाला रोग भी पूछ लिया जाता है, तो विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम भी अगर मैचिंग वगैरह में आ जाए तो रेटिनॉल कहा जाता है, इससे रतौंधी रोग होता है और जीरो प्लेथेमिया भी इससे होता है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं और इससे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है। B2 जो है इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं और इससे होंठ फट जाते हैं या फिर जीभ फट जाती है, तो ये है B2 की कमी से होता है। B3 को नियासिन बोलते हैं, सभी वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। B3 को नियासिन बोलते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। B5 को पेंटिथेनिक अम्ल कहा जाता है, इसकी कमी से चर्म रोग होते हैं। B6 जो है इसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और इससे एनीमिया होता है। इसके अलावा B7 जो है बायोटीन होता है जिससे चर्म रोग और बालों की झड़ने वाली बीमारी होती है B7 से। B12 जो है इसको कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है, तो ये सब B12 की कमी से होता है। आगे बात करेंगे विटामिन C जो है इसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। D जो है इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। E जो है इसको टेकोफेरॉल कहते हैं। D है कैल्सीफेरॉल, E है टेकोफेरॉल, ये काफ़ी पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूज़न होता है, D और E याद रखिएगा। इसमें जनन शक्ति में कमी आती है या फिर प्रजनन शक्ति कमी आ जाती है E की कमी से। इसके अलावा विटामिन जो K है इसे कहते हैं फिलोक्विनोन, इससे जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से, विटामिन K की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे B6 और B12 पूछ लिया जाता है। रक्त की कमी से रिलेटेड वाले जो दो विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं, तो B6 और B12 हैं। आगे बात करेंगे वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो A, D, E और K जो हैं ये वसा में घुलनशील वाले हैं और जल में घुलनशील बस ये दोनों याद रखिए, जल वाले B और C, और बाकी जितने सब वसा में घुलनशील है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, कौन सा चीज़ है, तो वो एंजाइम है हिपैरिन। हिपैरिन की वजह से शरीर के अंदर हमारे जो क्लॉटिंग नहीं होती, नहीं तो हमारा पूरा ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए। रक्त जमाने में क्या सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजन सहायक होता है। अगर कहीं पे कट लग जाए तो ये फाइब्रिनोजन न रहे हमारे शरीर में तो ब्लड लगातार निकलता रहेगा, तो ये रक्त जमाने में सहायक होता है। आगे बात करते हैं कुछ अम्ल हैं, उनके कुछ प्राकृतिक स्रोत जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में, सुगंधित तेलों में पाया जाता है, कुछ फलों में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जो है चींटी में पाया जाता है, चींटी अगर काट लेती है तो इसी की वजह से दर्द होता है। इसके अलावा बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी में ये फार्मिक एसिड पाया जाता है। फिर साइट्रिक एसिड की बात करें तो खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो दूध में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर
कुछ सूत्र जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे साधारण नमक का NaCl सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, धावन सोडा को Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये मैचिंग में आते हैं। जितने भी सोडे टाइप की चीज़ें रहती हैं इनका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है मैच करने को। खाने का सोडा इसे NaHCO3 कहते हैं और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। धावन सोडा केवल सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा सोरे का जो सूत्र होता है वो KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। नीला थोथा इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, नीला थोथा को CuSO4 × 5H2O। आगे बात करते हैं यहाँ पर pH मान पूछ लिया जाता है कुछ जो पॉपुलर है। जैसे नींबू का जो pH मान होता है 2.2 से 2.4 होता है। 7 के नीचे जितने होते हैं वो सभी अम्ल होते हैं, 7 के बाद वाले सभी क्षार होते हैं। नींबू का 2.2 से 2.4 होता है। शराब यानी वाइन का जो है 2.8 से 3.8 होता है। सिरके का 2.5 से 3.5 होता है। ये सभी जो है अम्ल हैं। लार की बात करें तो ये 6.5 से 7.5 रहता है, मतलब उदासीन के आसपास रहता है, थोड़ा अम्लीय या थोड़ा क्षारीय हो सकता है। मूत्र की बात करें तो 4.5 से 8 तक हो सकता है pH मान इसका। दूध का pH मान 6.4 होता है एग्जैक्ट। रक्त और आंसू का 7.4 होता है। शुद्ध जल का pH मान एग्जैक्ट, अगर साफ पानी है तो उसका pH मान 7 होगा। आगे बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पूछ लिए जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें मोमबत्ती का पिघलना होता है, कोहरा बनना होता है। चीनी या पानी का जल में अगर घुलना है तो ये भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है जिसमें उसको वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन में, तो इसमें भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना, रक्त का जमना, लोहे में जंग लगना, लकड़ी जलना या पेट्रोल जलना। और इन्हीं में से जितने एग्जाम्पल दिए हैं इन्हीं में से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं कांसा किससे बनता है। तो कांसा तांबा और टिन से बनता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकल से बनता है। पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। शोल्डर जो है सीसा और टिन से बनता है। कृत्रिम सोना जो है कॉपर और एल्युमिनियम से बनता है। तो इनमें से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आगे है कैंसर के इलाज में हम क्या यूज़ करते हैं। तो कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। थायराइड में आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं। चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम 238 का यूज़ किया जाता है। वस्तुओं या फिर जीवों की जो आयु है उसका पता लगाने के लिए कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग होती है उसका यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पर रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेक्केरेल ने की थी 1896 में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड टेलर ने। इसके अलावा नाभिक में पूछ लिया जाता है कि केंद्र में क्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन 0 आवेश का होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है। ये जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन होता है, ना निगेटिव होता है इस पर ना पॉजिटिव। इसके अलावा प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो कितने कूलाम होगा। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन पे जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे प्लस होगा, ये +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, 0 आवेश होता है, उदासीन होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो कार्ल डी एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी। ये आपको ईटा पढ़ना चाहिए, याद होगा बचपन से अगर तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। टेलीविज़न की जेल बेयर्ड ने की थी। तो ये जो हैं कुछ चीज़ें जो हैं इसके खोजकर्ता के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा पीटी का सिलेबस वाइज जो पूरा प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। करंट अफेयर का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं सभी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।